और जब अब्बा यहाँ आए तो मुझे बाकी चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ ने अप्रोच करके कहा वालिद साहब के साथ आएँ आप हमारे शो पे, और मैंने कहा नहीं भी, अगर जाऊंगी तो फिर अपने चैनल अपने शो पे अब्बा को बुला के यहाँ गपशप होगी। तो माय फादर इज़ हियर ऑन द शो टुडे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम, और स्पेशल एक्सक्लूसिव आप उस पर अब्बा को देख रहे हैं, नादिया खान के अब्बा को, जो नादिया की जान है, मेंटोर है एंड मेरी स्ट्रेंथ है। अब्बा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो माशाल्लाह आपका आपने डेकेड्स देखे हैं अपनी लाइफ में। 36 में अब्बा पैदा हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो सोचिए 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, ये सारे डेकेड्स अब्बा ने देखे हैं एंड ही हैज सीन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड इवॉल्व। मैं कहा थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं कि 40s कैसा था, फिर आपने तो आज़ादी का टाइम भी देखा, माइग्रेशन भी देखी, तो थोड़ा थोड़ा सारे डेकेड्स की और आपकी ना लाइफ पे बात करते हैं। बेटे एक छोटा सा खूबसूरत सा ज़िला है इंडिया में, होशियारपुर उसका नाम है, वहाँ मैं पैदा हुआ। अच्छा। और जब पाकिस्तान बना है, हालांकि मेजॉरिटी थी वहाँ मुस्लिम्स की होशियारपुर में, लेकिन बहरहाल जब वो बना है तो माइग्रेट वहाँ से करके, उस वक्त मैं क्लास 5 में था, इस्लामिया हाई स्कूल में पढ़ता था, और मस्जिद भी उसके साथ थी। मुझे याद है छोटे छोटे बच्चे हम होते थे, लाइन लगा के ज़ोहर की नमाज के लिए उस्ताद लेके जाया करता था। तो वो जगह याद है मुझे, बहुत क्लियरली याद है। शायद कल परसों वाली बात इतनी याद ना हो जितनी ये बातें याद है, नहीं भूली। और अब्बा का ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी अब्बा की कमज़ोर है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी पुरानी बातें क्लियर अब्बा को याद है। अब्बा ने इतनी गवर्नमेंट्स को देखा है, इतने इराज देखे हैं माशाल्लाह जी। फिर तो अब्बा बस लेकिन जी, अब जब वहाँ से चलने की बात है तो अब आपको जब कहा घर वालों ने कि सब कुछ छोड़ के हम जा रहे हैं पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक, 47 में ट्रेन में, और ट्रेन में आप 11 साल के थे, आप उसके एक्साइटेड थे या डरे हुए थे? आसपास जो हो रहा था आपको इफेक्ट कर रहा था? ये सीधा सीधा ऐसे बात नहीं थी, बहुत दिनों से जुलूस भी निकलते थे। लोग हर शाम को अपनी छतों पे चढ़ जाते थे, और लकीली वो आबादी मुसलमानों की थी पूरी की पूरी, और नारेबाजी भी होती थी, दूसरे लोगों के, ऑपोजिशन वालों के भी जत्थे आते थे। और लेकिन ये मुझे बड़ा डिस्टिंक्टली याद है कि इशा के टाइम पे वो कुछ हथियार बनाए हुए होते थे, हर घर में तकरीबन थे। हथियार कैसे थे, कोई बर्छी है, कोई नेज़े से बना लिया, इस किस्म की नेज़े। सही सही। तो यही होते थे। आपने अपना सारा सामान लिया या आपने कुछ छोड़ भी दिया वहाँ? सारी चीजें तो नहीं ला पाए होंगे ना? नहीं, कुछ याद है जो छोड़ दिया और दुख हुआ, मतलब जाते हुए आपको लगे कि ये बिल्कुल याद है, छोड़ रहा हूँ? जब ये पहली या दूसरी ट्रेन, 2 ही ट्रेनें वहाँ से होशियारपुर से आई, उसके बाद नहीं आ सकी, चली आ नहीं सकी। ये वो लोग थे उनमें जिनको हम भूल ही गए हैं, 80 साल हो गए हैं, किसी को भी याद नहीं वो। शायद उनके बच्चों को याद हो तो हो, लेकिन फिर वो ट्रेनें पहुंची नहीं। तो ये जो ट्रेन थी इसमें कुछ फौजी भी थे इसके साथ, इसको स्कॉट कर रहे थे। ये फासला 60-70 मील का है पाकिस्तान के बॉर्डर से, और 2 या 3 दिन लगे थे इस ट्रेन को पहुंचने में। हर 2 या 3 मील के बाद गाड़ी रुक जाती थी वीराने में। अगस्त का महीना, हवा नहीं, बहुत सख्त गर्मी होती थी, और खिड़कियां बंद होती थी, कोई खोलने नहीं देता था कि दरवाजे खिड़कियां ट्रेन के बंद। तो वो जो 2-1 दिन थे, और जब वो ट्रेन कुछ पता नहीं था क्या होगा। ट्रेन रुकती होगी, खौफ फैल जाता होगा कि पता नहीं अब क्या हुआ है, क्यों ट्रेन रुकी? बिल्कुल ऐसे ही, और घंटों खड़ी रहती थी। और अब्बा कहते हैं खाने को कुछ नहीं था, नहीं खाने को ये था, नहीं खाने को घर से लेके लोग जो चले हुए थे वो मैंने खाई है। वो रोटी जो पकी हुई जिसमें से बू आ रही थी वो मैंने खाई, सबने। तो मुश्किल वक्त था, बदकिस्मती से। ये देखिए, ये कुर्बानियां दी हमारे बड़ों ने, पता नहीं कुर्बानी थी या क्या थी, उस वक्त तो जान के लाले होते थे। वो जो सामान हमारे घर का मुझे याद है कि
अगर मैं ये जिक्र नहीं करूँगा तो गलत होगा, वो सामान हफ्ता एक से बैलगाड़ी में रखा हुआ था। तो जब ट्रेन की तरफ जाने, रेलवे स्टेशन जाने लगे हैं, तो उस बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, तो सामान हमारा फिर रह गया। तो वालिद साहब ने बाद में बताया था कि वो सामान मैंने एक क्रिश्चियन खातून थी जो घर में हमारे काम करती थी, कि उसके हवाले मैंने किया। मैंने कहा तुम ख्याल रखना, अगर मुझे मौका मिला तो मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा। और वालिद साहब ने आके वापस बताया था कि एक चीज़ बिल्कुल ठीक मिली मुझे। अच्छा, वो लेके आए उस बाबा खातून ने हिफाजत की है हमारे सामान की। ये लूट मार चारों तरफ जब चल रही थी, उस खातून ने हिफाजत की उसकी, जो कुछ भी थी। तो ये याद रखने वाली बात है, मुझे याद है। लेकिन फिर अब्बा उसके बाद आप लाहौर आए? लाहौर आया और वहाँ पे एक आबादी, इस्लामपुरा नाम अब उसका है, उस वक्त उसका नाम कृष्ण नगर था। अच्छा। वहाँ पे 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर है ना कहीं जाएं। लेकिन मुश्किल वक्त थे। मुश्किल वक्त थे। गवर्नमेंट ने घर भी दिए रहने के लिए, एक रिहेबिलिटेशन का महकमा उस वक्त था। 3-4 साल के बाद उस रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के बड़े अफसर को कि किसी अजीज़ को घर की ज़रूरत थी, तो हमें घर से निकाल दिया उसने अपने उस अजीज़ को। अच्छा है, इन ऐसी बातों का जिक्र ना हो तो अच्छा। बट ये क्या मुश्किल वक्त, तो मुश्किल वक्त था। और फिर एक फरिश्ता मिला मुझे, जिसने कि अच्छा आप, कोई बात नहीं, वो घर छूट गया है तो लाहौर में रहना ज़रूरी है। मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, मेरे वालिद साहब ने भी यही। तो उन्होंने सैटेलाइट टाउन में एक हमारे लिए प्लॉट का बंदोबस्त किया। मुझे आज तक नहीं मालूम कि उसकी कितनी पेमेंट थी, खुद उन्होंने अपनी जेब से दी। क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं मालूम। माशाअल्लाह। तो उनकी मेहरबानी से अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा, अब्बा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, तो बहुत जल्दी अब्बा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी और अब्बा ने बहुत यंग एज से काम शुरू किया, मेहनत शुरू की, आर्मी ज्वाइन की, आर्मी में बहुत मेहनत की। और वही चीज़ अब्बा ने हमें सिखाई हमेशा कि यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। लड़की लड़का फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने पैरों पे खड़े हो, पढ़ो, दुनिया देखो और जो काम करना है बेस्ट करना है। मैं आपको बताऊँ, 90s में जब मैं एक्टिंग कर रही थी और होस्टिंग भी कर रही थी, अब्बा ने मुझे एक दिन बिठाया, कह रहे हैं ये भी तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे होस्टिंग बड़ी अच्छी लगती है। अब्बा ने मुझे एक दिन बैठ के बताया, बेटा यू कांट डू बोथ, एक चीज़ करो एंड बी द बेस्ट एट इट, ये फैसला तुम्हें करना है। और फिर मैंने तब एक्टिंग को साइड पे करके होस्टिंग पे फोकस किया कि नहीं, वाकई अब्बा सही कह रहे हैं। अब्बा कह रहे हैं यू कैन बी, क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इस टाइप वाली कोई एग्जांपल थी कि नहीं मैं वो जो लफ्ज़ एक्टिंग करोगी यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस, होस्ट करोगी तो बहुत उसमें यू कैन बी एन एक्सेप्शनल होस्ट, एक चीज़ करो। नहीं, मैं इनसे हमेशा यही कहता था कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो काम आपने करना, इससे बेहतर दुनिया में कोई ना कर सके फिर उसके बाद, दैट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और जो काम करो इस ऐसे करो कि इससे बेहतर कोई और ना कर सके। लेकिन ठीक है, बड़ा मुश्किल है कहना आसान। अब जरा अपब्रिंगिंग का जो है ना तरीका बदल गया है, माँ बाप बदल गए हैं, उनका सोच कि जी दोस्ती होनी चाहिए, बच्चों के साथ दोस्ती करें, बच्चों के हर बात पता हो, हर बात शेयर करें। आपका क्या इसके बारे में ख्याल है कि जी बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए वालिद की? बदकिस्मती से जिस ज़माने से मेरा ताल्लुक़ है, उसमें ज़रा बच्चियों के साथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती थी, सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, पर्दे का हिसाब और बहुत सी बातें होती थी। मेरी खुशकिस्मती थी कि चूँकि घर में मैं बड़ा था, तो इसलिए अगर किसी ने कोई बात कहनी भी होती थी, बहुत दफ़ा हुआ, तो वो मेरे दोस्तों के ज़रिए कहलवाई जाती थी। कि शायद मैं जितना बच्चों को सख्त नज़र आता था, अपने भाइयों के साथ भी मैं चूँकि बड़ा था,
तो वो डायरेक्टली मुझसे इस किस्म की बातें नहीं करते। लेकिन ये नहीं कि मेरे हमारे हर चीज़ को मंजूर करते थे लोग। नहीं, लेकिन सर मैं कह रही हूँ ना कि बच्चों के साथ वालिद साहब को कैसे पेश आना चाहिए, बच्चों की अपब्रिंगिंग में क्या कैसे बॉन्डिंग रखें, दोस्त बने, वालिद बने, सख्त हो, नरम हो, कैसा रवैया होना चाहिए आपके? आपको लगता है सख्ती की बात नहीं, बच्चियों के साथ हो नहीं सकती जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कभी बच्चों की पिटाई नहीं की, लेकिन बच्चियों की कभी नहीं जी। बेशक चारों बच्चियों को ज़रूर मैंने अपने बेटे को सख्ती के साथ भी हैंडल करने की कोशिश की है, बच्चियों को नहीं कभी। एक तो सबसे बड़ी बात ये इसमें कुछ सीखने सिखाने वाली बात नहीं, वो मेरी बच्चियां थीं, तो मुझे अगर मैं उनका ख्याल ना करूं, अगर मैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ ना दूं, अगर उनको सारी फैसिलिटीज़ ना हो जो बच्चों के लड़कों के लिए, तो कौन देगा? तो नहीं, वो था मेरी अपनी ज़रूर उसके अंदर हैंडीकैप्स थे कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं, इसका असर बच्चियों पे कभी नहीं होने दिया। एक मेरी बेटी सुबह सवेरे में उसको स्कूल में प्री प्राइमरी से भी पहले की 4-5 साल की थी, एक स्कूल में दाखिल करा दिया। वो मेरे दफ्तर के नज़दीक था, मेरा दफ्तर 7 बजे लगता था और उस बच्ची को 9 बजे पहुंचना होता था, तो मैं 7 बजे उसको उस बिल्डिंग का गेट खोल के गेट के अंदर दाखिल करके 2 घंटे पहले वो 4-5 साल की बच्ची मेरी, फरदाना की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ अकेली हुआ करती थी। फिर उसकी छुट्टी 11-12 बजे हो जाती थी, मेरे ऑफिस की छुट्टी 2 बजे होती थी, तो मैं यकीन करें मैं रोज़ माफ़ी मांगता था उसकी टीचर से जाके, क्योंकि उसके टीचर को ऑर्डर प्रिंसिपल के सबके थे कि जब तक एक भी बच्ची आप नहीं जा सकती हैं, तो वो बेचारी 1-2 घंटे मेरा इंतज़ार करती थी कि मैं पहुंचूं और तो बच्ची को लूं, और वो रोज़ मुझे सुनाती थी, मैं रोज़ उससे माफ़ी मांगता था और कहता था कल से मैं वक्त पे आऊँगा, और नहीं जा सकता था, मेरा अपना भी ऑफिस होता। अच्छा, अब्बा ने तो हमेशा हमारी बात सुनी, और अम्मी का तो ये होता था ना कि कोई शिकायत लाओ या सवाल लेके जाओ, अम्मी मेरी बहुत सिंपल थी, तो अम्मी के पास किसी सवाल का जो ज़रा मुश्किल हो जवाब नहीं होता था, पढ़ाई से रिलेटेड हो, दुनिया से। अम्मी उसने मुझे ऐसे कहा मुझे क्या करना चाहिए, बेटा छोड़ो दफ़ा करो, तो मैं कहती थी नहीं ये कोई जवाब नहीं हुआ ना, मुझे और जानना है। तो बहनें अब्बा को अप्रोच नहीं ऐसे करती थी, वो वहीं हो जाती थी, चलो ठीक है। मैं जाती थी अब्बा के पास, चाहे डांट पड़े कुछ, मैं जाके पूछना अब्बा ये मसला ये क्यों ऐसे हो रहा है, मतलब मेरे से किसी क्लास फेलो ने बदतमीजी के लिए, लड़के ने ऐसी बात की, कुछ भी हो, मैं जाके अब्बा से पूछती थी। जो ग्रोइंग अप लड़कियों के सवाल होते हैं बड़े, मैं अब्बा से जाके पूछती थी। तो बहनें कहती थी तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मुझे एटलीस्ट अब्बा जवाब तो देते हैं, बड़े फर्मली बताते हैं, बड़ी रिसर्च और बहुत डिटेल के साथ जवाब देते हैं। उन चीज़ों से मैंने बहुत बहुत सीखा, और अब्बा ने हमें अब्बा ने टफ भी बनाया। ये जो अब्बा बात करें कि स्कूल में वेट करना, ये वो आजकल तो हम कहते हैं ना बच्चों को गर्म हवा भी ना लगे, अब्बा ने कहा जी बच्चियाँ ठीक हैं, प्रिविलेज अपनी जगह, लेकिन सख्तियाँ भी सहें, गर्म हवाएं भी इनको लगनी चाहिए, इनको इंतज़ार भी करना चाहिए, गर्मी है सर्दी है जो भी बर्दाश्त भी करें वो, और इंडिपेंडेंट भी हो, ड्राइविंग भी आनी चाहिए, लोगों से बात कैसे करनी है, शॉपिंग कैसे करनी है, बार्गेन कैसे करना है, खुद जाके लोगों को फेस करना है। ये चीज़ें अब्बा ने हमें सिखाई जो कि हमें बहुत काम आई। और साथ में इनका हमेशा जोर होता था उर्दू इंग्लिश दोनों अच्छा बोलिए, आप सही बोलिए। इतने सारे सवाल हैं, वक्त का मुकाबला सख्त, तो ये जो आपने सवाल किए हमने तय किया कि उनके जवाब जो है ना हम पहले करेंगे। आयशा ने पूछा आपकी फेवरेट बेटी कौन सी अंकल, तो वो तो पहले ही जवाब दे चुके हैं, दोबारा नहीं उनसे पूछते हैं, और वो है मैं जी, थैंक यू वो हो गया। अच्छा, अब और बहुत सारे सवाल हैं कि नादिया की आपको कौन सी आदत सबसे बुरी लगती है, और एक सवाल है कि सबसे नादिया की आपको अच्छी आदत कौन सी लगती है, दोनों का बताएं। मुश्किल सवाल है, अब अच्छा बताइएगा जवाब। हाँ, नहीं ये किसी चीज़ को जब तक ये कन्विंस ना हो जाए नहीं एक्सेप्ट करती। कभी कभी मुश्किलात इसके साथ होती है। आप अगर इसको कोई चीज़ कहेंगे, कोई ऑर्डर देंगे या तो आपको वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों आप क्यों नहीं साइंस सब्जेक्ट ले सकती, नहीं लेना चाहती, आप वजह बताएंगे। या क्यों दोस्त के घर नहीं जा सकती, सारी लड़कियां जा रही हैं वीकेंड स्पेंड करने, आपको इजाज़त नहीं है, तो वो इसको वजह बतानी पड़ती थी, जो मुझे मेरी
दूसरी बच्चियों ने कभी नहीं चैलेंज किया उसको। तो ये सबसे बड़ा, इसके साथ यही ये मुश्किल प्लस पॉइंट था, ये नेगेटिव पॉइंट था? लेकिन नहीं, प्लस पॉइंट तो था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हैंडल, शी नीडेड ए स्पेशल हैंडलिंग। बड़ी बात तो यही थी कि आम बच्चियां, बाकी मेरी बच्चियां बहुत ब्रिलियंट थी, सब थी, लेकिन ये कि उनको हैंडल करना मुश्किल नहीं होता था। इसके साथ वजह बतानी पड़ती थी हर बात की। ये अच्छी बात भी थी और ये बुरी बात नहीं, मेरा ख्याल है अच्छी बात ही थी। और उसमें बाजुकात आप, मुझे मानना पड़ता था कि नहीं तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन बेटे मेरी ये वजूहत है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। मसलन ये कि आप ड्रामे वगैरह, मैंने कहा था कि सॉरी ये मेरे घर वालों को, जो मेरे दूसरे अजीज हैं, शायद उनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर मरहुमा ना होती जो हसीना मोइन, तो शायद आप ड्रामों में ना आती। ऑफिस से एक दिन जब मैं घर आया तो घर पे मालूम हुआ कि कोई मेहमान आई हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आई हूँ, एक मैंने ड्रामा लिखा हुआ है जो इसने करना है। उस वक्त तक ये मेरा ख्याल है कोई 14 साल, 14-15 साल से कम उम्र ही थी। तो आई रिमेम्बर अब्बा ने मुझे एक बात की जो मैंने ऐसे बांध ली ना। अब्बा ने कहा देखो बेटा, हमारी फैमिली इज़ डिफरेंट, कंजर्वेटिव, तुम ये करना चाहती हो ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अम्मी जाएंगे। मेरे से हमेशा अम्मी, अब्बा या बड़ी बहन होती थी, कहते हैं हम जाएंगे, हम करेंगे। अगर तुमने कभी हमारा एतमाद तोड़ा तो बेटा तुम्हारे ख्वाब फिर पूरे नहीं हो पाएंगे। वो एक और आखिरी गलती होगी कि कभी कुछ ऐसा तुमने ऐसे किया कि फैमिली पे बात आए, तुम्हारे कैरेक्टर पे बात आए, कुछ तुम गलती कर जाओ, तो बेटा तुम्हारे ये ख्वाब फिर सेकंड चांस नहीं होगा। तो आई वॉज सो केयरफुल ऑलवेज, हमेशा, कि जो लड़कियों को मैं आसपास कुछ करते हुए भी देखती थी कि मैं कभी, कि मेरे से गलती ना हो सके जी, किसी से बात करनी, कोई मुलाकात करनी, ये वो। आई वॉज ऑलवेज वेरी वेरी केयरफुल एंड दैट बिकेम पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, कि कभी किसी स्कैंडल, कभी किसी चीज़ में नहीं होना। वो पहली और आखिरी गलती होगी, उसके बाद अब्बा कर देंगे शादी और मेरे ख्वाब वहीं के वहीं, और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। और मुझे हमेशा होता था कि मैं लाइफ में कुछ अचीव करूँ, कुछ बनूँ। और अब्बा का भी दिल से ये था कि जी शादी इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं देखा अब्बा कभी बच्चियों की शादी पे बहुत ज़्यादा आप नहीं होते थे, शादी होनी है, शादी करनी है, आपको होता था हमेशा नहीं पढ़ो। बल्कि हमारी शादियों पे क्योंकि पसंद की जिनकी थी, अब्बा ने मना ही किया कि ना ही हो तो बेहतर है, अभी तुम कुछ कर जाओ बेटा, और पढ़ो और कुछ करो। जी हाँ, नहीं वो मैं नहीं, आज़ादी तो थी सबकी, ये नहीं कि मैं कोई इम्पोज करूं आपके ऊपर या किसी को मैं या आपकी वालदा सिलेक्ट करें, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये कि, और यही आपका फ़र्क ये था कि बाकी बच्चियों ने कभी किसी बात को चैलेंज नहीं किया। आप कहती थी कि वजह बताओ कि क्यों। अब्बा आपसे एक सवाल ये है कि जी आप माशाल्लाह इतने अंकल फिट कैसे, अब मतलब पूछ रहे हैं कि जी अंकल इतने फिट कैसे, 86 के हैं, और मैं आपको बताऊं अब्बा अपने सारे काम खुद करते हैं। अभी भी हम लोग सब बैठे होंगे ना, पानी जाएगा एकदम उठते हैं, पानी लेने जाते हैं, अब्बा हमें बता देना या हम ले लेते हैं, हम लेके आते हैं। लेकिन अब्बा कहते हैं नहीं, मैं चलता फिरता रहूं तो अच्छा है। तो आप ऐसे आपकी फिटनेस की, मैंने आपको कभी से ओवर वेट नहीं देखा, ओवर खाते हुए नहीं देखा, आपकी फिटनेस का क्या राज है? बेटे सच्ची बात तो ये है कि आजकल मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा रूटीन होता है कि वॉक ज़रूर करनी है शाम को, थोड़ी हो बहुत हो, वो जब से मुझे भी तो कोरोना हो गया था, तो जब से वो हुआ था मेरा को रूटीन इफेक्ट हो गया है। वो जो मैं ऑल द वे रेस कोर्स जाया करता था सिर्फ वॉक करने के लिए, वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चलते फिरते रहें, अल्लाह से दुआ भी यही। कोविड में आपको, जी बिल्कुल कोविड भी हुआ तो बहुत शुरू हुआ था शुरू में, और मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि क्यों हुआ, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ था मैं बहुत काशिश था, बहुत ज़्यादा घूमता भी नहीं हूँ, न कहीं गया। एक शादी में मैं ज़रूर गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें सारे प्रिकॉशंस रखे गए थे। इस्लामाबाद शक्करपड़िया में वो ओपन में हुई थी शादी, और दूर दूर मेज़ थे, दूर दूर कुर्सियाँ थी। फिर भी मैं पकड़ा गया, किसी चीज़ में पकड़ा गया तो कोरोना मुझे हुआ था। गया तो मैं, एक बुखार हुआ CMH रावलपिंडी में, वो बच्ची
ले गई बच्ची का। नादिया ने एक फैमिली को अरेंज किया हुआ है मेरी देखभाल करने के लिए, तो वो बच्ची मुझे ले गई वहाँ CMH। वहाँ उन्होंने इमरजेंसी में मुझे 5-7 टेस्ट किए और इस बच्ची ने इंसिस्ट किया कि नहीं कोरोना का भी कर लें। बाकी सारे टेस्ट ठीक आए, कोरोना पॉजिटिव आ गया। और मैं खास अब्बा के साथ राब्ते में थी कि अब्बा कोविड टेस्ट कराना ही है। अच्छा, हाँ, उसमें आपने भी जी हालांकि अब्बा को मना कर रहे थे कि हमारे नहीं सिम्टम्स नहीं, जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं पापा, ये जो आपका हेडेक है, आई रिमेम्बर आपको सर दर्द से शुरू हुआ था, कमजोरी, और सर दर्द, टेम्परेचर हो फिर गया, बुखार। तो वो उन्होंने 8-10 घंटे मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन वहाँ रखा, सारे टेस्ट हुए, रिजल्ट ठीक आ गए। अब्बा कितना तकलीफदेह था और कितना मुश्किल था कोविड में, आपने क्या महसूस? मेरे नहीं तकलीफ दे, मुझे दरअसल जो अटैक था वो माइल्ड सा था, उसमें लिखा हुआ भी वो जो रिपोर्ट आई थी यही था कि माइल्ड है, तो इस वजह से ज़्यादा तकलीफ नहीं। 3-1 दिन मुझे इवनिंग को, शाम को बुखार हो जाता था हल्का सा, जो मैं और सोने के बाद दूसरे दिन सुबह ठीक होता था मैं, लेकिन शाम को फिर बुखार हो जाता। इस किस्म का था, कोई बहुत तकलीफ दे नहीं था, लेकिन अल्लाह का फजल था कि मैं 2-3 दिन के बाद फिर बुखार होना भी बंद हो गया था। तो कोई तकलीफ दे बात नहीं थी इसके अंदर। कुछ दवाइयाँ उन्होंने दी थी, रेलेवेंट थी या नहीं थी, लेकिन ये है कि मैं तंग नहीं हुआ इससे। ये ज़रूर हुआ कि 14 दिन मैं अपने कमरे में बाकायदा खाना पीना सब कुछ, अगर कोई मिलने भी आया तो माजरत कर ली कि मुनासिब है, सवाए हमारे एक दोस्त के एहसान साहब जो थे जी जी। उनको तो मैंने बुला लिया, गपशप लगाते, तो नहीं मिलना मैंने बंद कर दिया था। अब्बा, फातिमा कह रही हैं कि अब्बा छा गए हैं, इतने शॉर्ट टाइम में तशनगी रह गई है, अब्बा को दोबारा इनवाइट करें, बहुत सारी बातें रह गई हैं। अच्छा अब्बा कि आप मुझे बताएं, हिना पूछ रही हैं कि आपको नादिया की बर्थडे याद रहती? आजकल तो मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ। वो हमेशा खुद भी यही दुआ की कि अल्लाह करे ये याद ही ना रहें चीज़ें। ये अल्लाह मियाँ ने कबूल भी की है। ये है कि कल परसों वाली चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, 70 साल पहले वाली याद है। अच्छा, कोई महीना याद है आपको मेरी बर्थडे का? बिल्कुल, मई का महीना है। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है? तो है, आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरी बर्थडे कब है? अभी मई चल रहा है। चले चेक करते हैं, अब्बा से सवाल पूछते हैं। अम्मा की 19 थी, ये मुझे याद है। माशाल्लाह, बिल्कुल। अम्मी की 19, आपकी 22। भूल जाता हूँ, सच्ची बात है। मेरी अम्मी की कल बर्थडे है और मेरी बर्थडे 21 या 22 दोनों में से 20। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, बिल्कुल 22 में 22, जो कि आने वाली है। वेरी नाइस। तो वो लेकिन 19 मुझे याद है। वो तो अच्छा, किसी ने पूछा क्या आपके अब्बा ने दूसरी शादी की थी? मैं कह रही बड़ा ही फजूल आपने सवाल पूछा। मेरे अब्बा मेरी अम्मी से इश्क करते थे, प्यार नहीं इश्क। मैंने इनको हमेशा साथ देखा, बहुत कम लड़ते ये वो। हाँ, बहसें बहुत लंबी होती थी और वो ज़्यादातर ये होता था अम्मी से उधार लेते थे और वापस नहीं करते थे, तो अम्मी का यही बस गिला रहता था। 2 दफा उसने मुझे जी आपने मेरे इतने पैसे वापस करने हैं, ये हिसाब, बस उसी में इन लोगों की तो बड़ी मजे की नोक-झोंक होती थी। लेकिन बहुत प्यार देखा और इसलिए हम लोग भी, ये बड़ा अच्छा होता है जब बच्चे माँ बाप को खुश, स्टेबल और साथ देखते हैं। नहीं, वो लड़ाई झगड़े में वो माफ कर देती थी। वो जो कर्ज होता था मेरे में, मैं जरूर उनसे लेता था। और तो लेकिन ये सारे पैसे अम्मी को दे देते थे, उसके बाद पूरा महीना अब्बा जो चाहिए होता था अम्मी से मांगते रहते थे। अच्छा ये दे दे, मैं आपको हालांकि, और वो कहती थी उधार दे रही हूँ, ऐसे नहीं दे रही। मैं वही कहता था उसे कि जब मुझसे पैसे लेती हैं इसका कहीं जिक्र नहीं, और जब देती हो तो नोट कर लेती हो कि कितने पैसे में। अब्बा ये आपका माशाल्लाह प्यार जो हमने देखा, और अब जो रिश्ते हैं मियाँ बीवी के, और क्योंकि डिवोर्सेस भी बहुत हो रही हैं, हमने तो बचपन में शाज़ और नादर कोई किसी की डिवोर्स, तलाक, सेपरेशन का सुना, अब बहुत बढ़ गया है ट्रेंड। और ईमानदारी की बात है, ये पूरी शादी के हमारे कोई जो 47-48 साल थे, कभी जहन में ही नहीं आई। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये तलाक का भी कोई लफ्ज़ है। आप ये यकीन करें, कभी दिमाग में बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये कभी नहीं इस किस्म की। आजकल लोग ज़रा ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, एक्टिविटीज़ भी कुछ ऐसी ही हैं।
लेकिन नहीं, हमारे तो जहन में कभी 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 ये सवाल तो नहीं आप आया। अब्बा आप क्या मसला हो गया इतने सालों बाद? जो मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है, दुख होता है कि फैमिलीज टूट रही हैं, फैमिलीज जो हैं, बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ जो हैं अब बड़े हो रहे हैं। और वजह क्या है इतनी तलाक़ें, इतनी सेपरेशन क्यों होगी बाबा? बेटे हैं वजूहात। टेलीविज़न एक वजह है, इसमें बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, हर ड्रामे में शादी या तलाक या दोनों ही होती हैं चीज़ें। एक तो ये है, फिर नॉलेज इस किस्म की है। जैसे मैंने बताया कि मुझे कभी मेरे जहन में ये बात, ये लफ्ज़ ही नहीं आया, लेकिन ये है कि अब सब बच्चियां भी पड़ी हुई अब जब हैं। ड्रामों में हम बार बार ये लफ्ज़ सुनते हैं, हाँ। बार बार देखते हैं, और बहुत दफा और देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग ही हो गया उसके बाद। बहुत गलत है वो मार Perception। पिटाई का जो जी। सीन है, नहीं होने चाहिए जी। इस किस्म के। ये मेरे जैसे बेवकूफ़ों के दिमाग में भी ये बात आती है कि औरत को मारा जा सकता है, नहीं ऐसे है। तो ये है, ये मीडिया का भी इसमें हाथ है। अब अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, इस वजह से शायद। और एक ज़माने में बुजुर्ग नहीं ये बात सुन सकते थे आपसे, और ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती थी, ये भी बता। आजकल कम है अरेंज मैरिज, आजकल बच्चे बच्चियों की आपस में मुलाकात भी होती है, एक दूसरे को जानते पहचानते भी हैं। मैंने अपनी बेगम को पहले कभी शादी से पहले नहीं देखा था। एक दफ़ा मुझे बुलाया गया था सक्खर कि वो मुझे देख ले। तो यस, बिल्कुल ऐसे ही। आपके कुछ खत भी हमें मिले थे बाद में अब्बा, वो हैं आप ही के पास है जो वो खत जो अब्बा ने जब आर्मी में कैडेट थे आप मेजर थे, उस वक्त क्या थे आप? नहीं, उस वक्त मैं कैप्टन थे। तो जी कैप्टन साहब के जो लेटर्स आते थे ना ताहिरा बेगम को, बड़े खूबसूरत प्यारे, इतना हसीन रोमांस होता था ना उसमें, जब इतनी तमीज से आप जो हैं जनाब। बेटे वो खत तो उनकी अम्मा भी तो पढ़ती थी, मुझे मालूम था कि वो यकीनन पहले वो पढ़ती होंगी, फिर पास ऑन होता होगा खत। लिखे थे मैंने, बातचीत होने के बाद मैंने, और शादी होने से पहले लिखे थे 20-25 जब वो खत थे। जब वो फौत हुई हैं, वो एक डब्बे में मुझे मिले सबके सब। बहुत अच्छा। मैंने दोबारा कभी नहीं पढ़ा, वैसे अभी भी उनको नहीं पढ़ा, मेरे पास है। सही। तो लेकिन ये है कि उसके अंदर कोई बड़े डेलिब्रेट एफर्ट होती थी कि ऐसी बात ना लिखो जिससे मुझे या ताहिरा को शर्मिंदगी हो। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और अब्बा ने हमें बचपन में हमेशा जो एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई जो बड़ा कम देखने में आता है, घुमाते थे हमें बहुत। अब्बा हमें ड्राइव्स पे लेके हर जाना, वीकेंड पाकिस्तान की सैर कराना। मतलब इवन मेरी बहन की जब शादी हो रही थी तो अब्बा ने कहा तुम्हारी शादी का सबसे बेस्ट गिफ्ट मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा बेटा, शायद तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें घुमा पाएं, आगे तुम्हें ये मौका मिले या नहीं। तो वो सादिया को लेके यूरोप चले गए, और वो वाकई उसकी लाइफ का बेस्ट, वो कहती हूँ मैं, हिस्सा है। वो कहती है कि नादिया वाकई मेरी बेस्ट मेमोरीज है। हालांकि फिर मुझे वाकई वो मौका नहीं मिला वैसे घूमने का जो मैंने अब्बा के साथ घूमा। उसके फादर इन लॉ ने मुझे कहा था कि मुनासिब ना होता कि शादी के बाद मियाँ बीवी जाते घूमने। तो मैंने कहा था कि शादी से पहले जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, मेरी मर्जी। फिर शादी के बाद तो ये बात नहीं होगी। और एक बहुत प्यारा बॉन्डिंग का एक टाइम मिलता है कि भाई साथ आप बेटी के जा रहे हैं, शादी से पहले आप उसको घुमा दें, उसके कुछ मतलब एक अलग अरमान, एक अलग फ्रीडम होता है उस वक्त घूमने का। अच्छा अब्बा, ये एक दो तीन लोगों ने सवाल पूछा, मैं कहा आपसे पूछ लूँ। तो ये कि आपको फैसल कैसे लगते हैं? मेरे जो हस्बैंड हैं, जो माशाल्लाह आपकी भी पसंद है, आपको फैसल कैसे लगे और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह मियाँ उसको अपनी हिफाजत में रखे। और इंशाअल्लाह he will prove to be a very good husband, he will prove to be a very good father to our children, अलीज़े, अजान, कियान। तो नहीं, उम्मीद मुझे यही है, दुआ मेरी यही अब्बा है। क्या देखना चाहिए हस्बैंड में, क्या चीज़ें देखनी चाहिए जो मुझे फैसल में भी नजर आई, आपको भी नजर आई, जो कि अच्छी होती हैं बेटियों के लिए? लड़के में क्या देखें? एज ए फादर जैसे मैं सोचता था कि बच्चियों को भी उतना ही हक है हर चीज़ में, सोचने का, समझने का, फैसले करने का, जितना लड़कों को है।
ये हस्बैंड को भी यही ख्याल होना चाहिए कि जितना मेरा हक है कि मैं इनको कभी डांट भी लिया है, कभी प्यार भी किया है, बच्चियों के कभी इतना ही हक है ज़रूर। तो यही हस्बैंड्स को भी लैटिट्यूड ज़रूर कोई ना कोई घर वालों को देना चाहिए। बीवी जो है स्लेव नहीं है, ये देखना। ये दोबारा कहें आप बात, कि नहीं वाकई, और ये दोबारा कहें ये बात यहाँ तो कैमरे में। वो गुलाम नहीं है आपकी, वो आपकी पार्टनर है। तो अगर आप उसको पार्टनर समझेंगे, पार्टनर के उतने ही हकूक होते हैं जितने आपके हैं। जो आप उस पे अगर कोई बंदिश लगानी है तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाओ वो और बंदिश। कोई मियाँ अगर किसी अपनी बीवी पे जब जुल्म करता है तो वो भूल जाता है वो किसी की जान है, किसी की बेटी है, और उसको जुल्म करते हुए, दुख देते हुए वहाँ एक बाप बैठा है जिसके दिल पे आरियाँ चल रही होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो नहीं बेटे, ख्याल अगर करेगा तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। और मुझे यकीन है कि फैसल ख्याल रखेंगे, उम्मीद है और दुआ भी है साथ इसके कि अल्लाह करे कि वो मेरी बच्ची का ख्याल रखें। तो रखेंगे, अपने लिए रखेंगे वो, इंशाल्लाह ऐसे ही। थैंक यू अब्बा, बहुत God शुक्रिया। bless you, हाँ। थैंक यू सो मच। देयर सो मेनी अदर क्वेश्चंस आल्सो, आपके बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा करेंगे कि आउटस्टाइल की वीडियो पे वो सवाल मुझे आप और भेजें तो उस पे एक अब्बा की वीडियो कंपाइल करते हैं और दोबारा भी आपके इंशाल्लाह। अब्बा को तो बात करना भी नहीं आता। नहीं, क्यों अब्बा ने तो मैंने कहाँ से सीखा। एक मेरे उस्ताद फारूक कैसर साहब और एक मैंने अब्बा से जो कॉन्फिडेंस मुझे लाइफ में मिला, हमेशा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है वो ये कि कुछ भी हो जाए अब्बा है। अच्छा, मुझे किसी और रिश्ते से कभी ये स्ट्रेंथ नहीं मिली। कुछ लोगों के लिए हस्बैंड भी होते हैं, माशाल्लाह अब फैसल हैं तो मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन हमेशा मुझे लाइफ में ये रहा कुछ भी बुरा हो जाएगा, मैंने लीप ऑफ फेथ ली है, बहुत छलांगे मार रही हैं सिर्फ इस कॉन्फिडेंस के साथ, अब्बा हैं। तो बस थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। नहीं, और अब्बा को मैं कहती हूँ अब्बा बस अब मैं आपको वापस नहीं जाने देना पिंडी जो भी हो। बिल्कुल, उस दिन पाबंदी लगा देंगे जहाजों पे, हर चीज पे कि अब्बा वापस ना जा सके। अब्बा को घर बहुत याद आता है पिंडी का, तो अब्बा थोड़े से बाद वापस मेरे चले सब जाते। बच्चों का घर है वो, एक का नहीं, वो नादिया का ही नहीं जी। मेरे वो घर जब तक खुला रहेगा, एक तो आपकी अम्मा की याद रहेगी और दूसरे मेरे बच्चे आएंगे वहाँ मेरे पास। नहीं बेटे, वो घर खुला रहेगा इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में, इंशाल्लाह। बाकी जो मर्जी जाने फिर भी नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच अब्बा थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। हमेशा जब आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरी जब कोई वीडियो आउटस्टाइल पे आती है उस पर अब्बा का इतना भी जिक्र हो या उनकी आपकी वीडियो, सबसे ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं। अभी बाकी वीडियो एक तरफ, अब्बा कितने क्यूट हैं, अब्बा कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज रिस्पेक्टिंग माई फादर, लविंग हिम। उनको दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह सब बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।